नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार आपके लिए जो है सीटेट स्पेशल की कुछ क्लासेज जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कितने बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं, कितने बच्चे लाइक वगैरह करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने हमेशा कहा है टीचिंग इज माई पैशन, हमारा ये शौक है और इस शौक के रूप में मैं निश्चित तौर पे ये कार्य करता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोज पसंद वगैरह आते हैं तो वीडियोज को लाइक वगैरह जरूर किया करिए और अपने मित्रों तक आप शेयर भी कर सकते हैं। आपके हित के निमित्त हम लगातार कार्य कर रहे हैं और अनवरत अहरनिश ऐसे इस कार्य को हम करते रहेंगे। ठीक है, उसी कड़ी में आप सभी लोग जानते हैं पहला वीडियो सीटेट स्पेशल के लिए मैंने दिया था क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को। उसके बाद मैंने जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ाया है। बाकी यूट्यूब पर कहीं नहीं है नैतिक विकास का सिद्धांत, डायरेक्ट पढ़ाया जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। लेकिन जीन पियाजे के नैतिक विकास से सिद्धांत से ही लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। यह चीजें आपको कल मैंने स्पष्ट किया था। आज के वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ाऊंगा। मित्रों, जहां से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसे मैं बिल्कुल पॉइंट करता चलूंगा कि यहां से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। यूपी टेट और सीटेट में थोड़ा सा अंतर होता है। यूपी टेट में ज्यादा से ज्यादा चीजें फैक्चुअल पूछी जाती है। फैक्चुअल का मतलब सीधे पूछा जाएगा कि जीन पियाजे कहां के निवासी थे, तो ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में आता है। लेकिन सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। सीटेट में क्वेश्चन कैसा आएगा? सीटेट में क्वेश्चन आएगा संवेदी गामक अवस्था में प्रतीकों से खेलना, प्रतीकात्मक स्वरूप बच्चा किस अवस्था में पहचानने लगता है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा जाएगा। ठीक है, आप किसी विद्यालय में कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कक्षा 5 का बच्चा खड़ा होकर के प्रश्न को जो है अमूर्त तरीके से चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करने की शक्ति उसमें आ जाती है, तो आप उसे किस अवस्था में मानेंगे? ऐसी चीजें, ऐसे प्रश्न जो उदाहरणात्मक होते हैं, जो अनुप्रयोगात्मक होते हैं, सिद्धांतों को पढ़ करके केवल कॉपी पेस्ट कर लेना ही आपका काम नहीं होता है। अगर आप एक टीचर बनते हैं तो टीचर के तौर पे इन सिद्धांतों का प्रयोग आप कैसे करेंगे, विशेष करके सिद्धांत इसी वजह से आपको पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए जीन पियाजे के सिद्धांत पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम कहते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहला शब्द ही आता है संज्ञान। मित्रों, संज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? संज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ अगर हम अपने देशीय भाषा में बताएं तो संज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। लेकिन ज्ञान, जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में एक शब्द और जोड़िएगा। उस शब्द का नाम है, मैंने यहां पे लिखा है, कहां लिखा है? यहां पे लिखा है अस्थाई ज्ञान। ठीक है, वातावरण से हम ज्ञान कहां से ग्रहण करते हैं? मित्रों, हम ज्ञान जो है कहां से ग्रहण करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। गुरु, किसी न किसी को गुरु बनाते हैं, या कोई गुरु नहीं है तब भी हम सामाजिक परिवेश से अंतःक्रिया करते हैं, तब हमें ज्ञान मिलता है। और जो ज्ञान होता है हम वो वातावरण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वातावरण से ग्रहण किया गया व्यापक एवं अस्थायी ज्ञान ही क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। संज्ञान क्या होता है? वातावरण से ग्रहण किया गया व्यापक एवं अस्थायी ज्ञान को संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शुरुआत संज्ञान शब्द से होती है। संज्ञान होता क्या है? संज्ञान का वास्तविक अर्थ ज्ञान से होता है, या यूं कहें तो वातावरण से प्राप्त जो हमें अस्थायी ज्ञान होता है वह संज्ञान होता है। ठीक है, ये कहां के निवासी थे? आप सभी लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1932 में इन्होंने एक बुक निकाला। उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इस बुक में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है, इन्हें जो है जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर बच्चे के विकास पर किसी ने सिद्धांत दिया, कहा कि बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, बच्चे के विकास के दौरान किस किस अवस्था से होकर के गुजरता है, तो वह जीन पियाजे ने सर्वप्रथम दिया था। इस वजह से इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वृद्धि और विकास में आप सभी लोग अंतर जानते होंगे, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने सबसे पहले विकास पर अध्ययन किया और विकास पर एक मतलब कि विस्तृत मॉडल तैयार किया। इसी वजह से इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। इससे पहले किसी ने विकास पर इतना गहन अध्ययन नहीं किया था। ठीक है,
आगे बात करें, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं दी हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आप कुछ लोग कहेंगे भैया याद नहीं होता है, तो याद नहीं होता है, 2-3 बार आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद 2-3 बार आप रटिए, तभी याद होगा। संवेदीगामक अवस्था या इसे पेशीयगामक अवस्था कहते हैं, या इसे इंद्रियगामक अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रियगामक अवस्था भी इसे बोलते हैं। यह जो है जन्म से 2 वर्ष तक होता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब बालक पैदा होता है या जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है या शैशवावस्था में होता है, तब बालक को नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में आपको समझाया कि बच्चा जब पैदा होता है वह न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके वह नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, क्या सही है क्या गलत है वह जानता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो संवेदीगामक अवस्था, पेशीयगामक अवस्था या इसे इंद्रियगामक अवस्था भी बोलते हैं, यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ध्यान रखिएगा, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह कब से कब तक चलता है। कभी कभी क्वेश्चन यह भी आपसे पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास बेटा कब से कब तक चलता है? तो जिस दिन मां के गर्भ से बालक जमीन पर मतलब धरती पर आता है, उसी दिन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक बालक के दिमाग में संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास कब से कब तक चलता है, तो शैशवावस्था या जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है। या यूं कहें हम देसिया भाषा में कि हम जो है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं मृत्यु पर्यंत तक। कभी भी कोई आदमी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इस वजह से मैंने बताया। आगे बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मित्रों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसे ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यह जो है 11 से 18 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं पर 12 से 18 वर्ष दिया गया है, कहीं कहीं पर 11 से मतलब 13 से 18 वर्ष दे दिया है। ऐसे जहां पे टेक्निकल ऐसे सवाल आ जाए जहां पे दिक्कत हो, जहां पे हर किताबों में अलग अलग चीजें दी गई हो, तो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन रेंज आपको पता होना चाहिए, 11 से 18 या 12 से 18 यही लगाइएगा। ठीक है, अगर आपको 7 से 18 दिया है तो गलत लगाइएगा। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, गैप करिए, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 18, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 18। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमारे साथ 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, मूर्त और अमूर्त, मूर्त और अमूर्त आप सभी लोग जानते हैं। मूर्त चिंतन किसे कहते हैं या अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूं। मूर्त चिंतन उसे कहते हैं जब बच्चे के सामने समस्या कोई आ जाए तभी उस पर चिंतन करे, उसे मूर्त चिंतन बोलते हैं। अमूर्त चिंतन किसे बोलते हैं? बिना समस्या आए समस्या का आकलन कर लेना। ठीक है, बिना समस्या आए, समस्या आप बच्चे के सामने नहीं दिखाई दे रही है, तब भी वह उस समस्या के बारे में अपने आप को आंक रहा है। अर्थात जब बच्चा अपने भविष्य के प्रति सचेष्ट हो जाता है तो हम कहते हैं बेटा अमूर्त चिंतन करने की अवस्था में आ गया है। अगर आप जो है इस समय केवल अपना नहीं देखते होंगे, है ना, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रख रहे होंगे, है ना, आप अपने भविष्य को सोच रहे होंगे, अर्थात आप अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने भविष्य के प्रति सचेष्ट हैं। मूर्त का मतलब जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो मूर्त है। मूर्त मतलब जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं समाज में, जो समस्याएं आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, मूर्त हैं। अगर हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तो हम मूर्त अवस्था में आपके सामने हैं। जिस दिन हमारा शरीर धरती पर नहीं रहेगा या हम इस कैमरे के सामने से आपसे अलग हो जाते हैं, तो इस समय जो है हम अमूर्त स्थिति में चले गए हैं, है ना। मूर्त और अमूर्त के बारे में आपने समझ लिया क्या होता है, समझ में आया ना। आगे बात करते हैं संवेदीगामक अवस्था। इसमें क्या कौन कौन सी चीजें आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है, आप ध्यान रखिएगा। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होता है ना। अब इसमें जो चीजें डिटेल में जानने लायक हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसे समझिएगा। इसमें वस्तुओं को देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। इसमें बालक कुछ नहीं करता है, वस्तुओं को देखता है, केवल देखता है, बोल भी नहीं पाता है, केवल देखता है, ऑब्जर्व करता है, छूता है। ठीक है, इसमें संवेद मतलब
जो भी चीज़ें हैं उसे जो है छू करके, स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करता है। पहले हमारे समय में लालटेन चलती थी, आज के समय में लालटेन वगैरह नहीं चलती। हम भी छोटे रहे होंगे तब भी यही किए होंगे। जब हम छोटे थे तो लालटेन अगर रखी रही होगी, है ना, तो पहली बार तो कभी न कभी हम लालटेन के जो शीशा आता था उससे तो जरूर जले हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं था कि जलता है। पहली बार हम छूने के प्रयास किए होंगे तो हमारे माता पिता या हमारे जो वयस्क उस समय रहे होंगे हमें हटाए होंगे कि बेटा ये मत छुओ नहीं तो जल जाओगे। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं था कि हम इससे जल सकते हैं। हमने उसे छुआ और जब छू करके हमें पता चल गया कि बेटा अगर दूसरी बार यहां पे हाथ टच किया तो आप जल जाओगे। ठीक है, तो संवेदीगामक अवस्था में वस्तुओं को छू करके बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। तो स्पर्श करके, गंध के द्वारा या स्वाद के माध्यम से कोई चीजें हो, उसे स्वाद जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक वो महसूस नहीं करेगा। नमक रखा गया है तो नमक जो है हर चीज को मुख में डालने का प्रयास करता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा, एक बार आप उसे हटाएंगे, 2 बार हटाएंगे तो नमक एक बार अच्छा लग गया तो हर चीज को नमक देखने लगेगा, हर चीज को नमक। ठीक है, फिटकरी रखी गई है, कभी मान लीजिए किसी यूज के लिए फिटकरी आई वह भी रखी गई है तो उसको भी नमक समझ करके, जैसे नमक खा करके मजा लिया उसी तरीके से फिटकरी को भी चख लेगा। अब उसमें मजा नहीं आएगा, तब उसको पता चल जाएगा हर सफेद चीज नमक नहीं होती है बेटा, फिटकरी भी होगी, कोई दवाई भी हो सकती है, मरने लायक काम हो सकता है ना, तब पता चलता है। तो इसमें यही होता है। प्रकाश के प्रति बच्चा संवेदनशील होता है। बच्चा कहीं भी प्रकाश देखेगा संवेदनशील हो जाएगा। मतलब छोटा बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष का होता है, आप अपने कमरे में सो रहे हैं, लाइट अगर आपकी जली हुई है और बच्चा सोया नहीं है तो निश्चित तौर पे बच्चा सोने वाला नहीं है। लाइट जब ऑफ कर देंगे तो बच्चा सो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। खिलौने को पकड़ना, खेलना, लिखना आदि का काम करता है। हर एक चीज को पकड़ता है, या यूं कहें तो यार वह इंद्रियों के माध्यम से ही हर एक कार्य को संपादित करता है। अपने किसी भी जैसे कि परिचित को देखेगा तो मुस्की मारेगा। ठीक है, परिचित को देख करके, जैसे अपनी माँ को गंध से पहचानता है, इसे तो बाल विकास की अवस्थाओं में मैंने बहुत पहले पढ़ाया है। अपनी माँ को जब बच्चा बचपन में होता है, 0 से 2 वर्ष या शैशव अवस्था में होता है, तो बच्चा अपनी माँ को गंध से पहचानता है। बात से नहीं पहचानता है, गंध से माँ को पहचानता है। लेकिन वह जो है, यहां पे मैं क्या बताने वाला था, चलिए ठीक है, खिलौने को पकड़ता है, खेलता है, लिखने आदि का काम करता रहता है। इसे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो परिचित होते हैं, परिचितों को देख करके मुस्कान धारण करता है, अपने चेहरा मतलब कि मुस्कुरा देगा। और अगर अपरिचित को देख लेगा तो भय से, मतलब थोड़ा सा उसे डर लगने लगेगा, ऐसा होता है। ठीक, आगे बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं यहाँ मैंने लिख दिया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिया का क्या मतलब होता है मित्रों? संक्रिया का मतलब क्या होता है? संक्रिया का मतलब होता है कि गणित की संक्रिया। अगर आप गणित की संक्रिया से परिचित है, गणित की संक्रिया का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग। मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं संक्रिया का मतलब क्या होता है। जब किसी गणित की संक्रिया को आपको दिया जाए, उसे आपको हल करना है, तो मतलब गणित का एक सवाल आपको दिया गया है, उसमें संक्रियात्मक अवलोकन आपको करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग के माध्यम से फाइनली आंसर लाना है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व मतलब पहले, संक्रिया मतलब संक्रिया। संक्रिया अर्थात बच्चा गणित का तर्क जानने से पहले की जो अवस्था होती है, ध्यान से सुनिएगा, गणित के तर्क को समझने से पहले की जो अवस्था होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। 2 से 7 वर्ष तक होती है। अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज में हो जाते हैं, लेकिन आज आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है, आज मैं क्लियर कर देता हूं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का क्या मतलब होता है? पूर्व संक्रियात्मक मतलब गणितीय संक्रिया से पहले, गणितीय संक्रिया आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उसके पहले की जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। संक्रियात्मक अवस्था, गणितीय संक्रिया आप जान जाते हैं। इसमें क्या होता है? बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, बाल्यावस्था की एज आ जाती है। आप सभी लोग जानते हैं 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? बाल्यावस्था की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है पड़ोसी बालकों के साथ टोली बना करके खेलने लगता है ना, ये सब तो आप जानते हैं। पड़ोसी बालकों के साथ खेलने लगता है, बालक वस्तुओं को देख करके प्रतीकात्मक स्वरूप देता है। सबसे बड़ी बात यही है, और VVI है ना, यूपी सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बालक वस्तुओं को देख करके प्रतीकात्मक स्वरूप देता है। सीटेट में क्वेश्चन आया था कि एक बालक जो है आलू की चिप्स निकाल करके अध्यापक को दिखाता है और बोलता है, मैडम यह देखिए क्या है, एक चिड़िया है। तो बताइए बालक किस, जीन पियाजे के अनुसार बालक किस विकास की अवस्था में है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है प्रतीक बनाता है। उसे अगर वो भगवान को, हनुमान जी को एक बार फोटो देख लिया, लोग बता दिए हनुमान जी हैं, ठीक है, तो किसी दीवार के किसी भी चीज पर वह हनुमान जी को देखने लगेगा, यार यहाँ पे बजरंग बली बैठे हुए हैं, है ना, उसे प्रतीक बनाने लगेगा। इस कलम में उसे अपनी मम्मी दिखाई देने लगेगी, कहीं कहीं पर वो प्रतीक बना लेगा।
किसी न किसी रूप में वह प्रतीक बनाता फिरता है ना। तो बालक वस्तुओं को देख करके प्रतीकात्मक स्वरूप निर्धारित करने लगता है। कब? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। भाषा का विकास भी इसी अवस्था में प्रारंभ होता है। बच्चा बोलने चालने का प्रारंभ इसी अवस्था में करना शुरू करता है। ठीक है, बालकों को सही अनुपात का ज्ञान नहीं होता। अभी यही ये बीबीआई यह भी है। ठीक है, इसमें बालक को सही अनुपात का ज्ञान नहीं होता है। बालक को जो है एक चौड़े गिलास में पानी चाय दे दीजिए, एक लंबे वाले गिलास में पानी चाय दे दीजिए। ठीक है, आप 2 चाय लेकर के आइए, एक 2 से 7 वर्ष का बालक बैठा हो, एक जो है वयस्क बैठा हो। आप जो है भले ही चौड़े वाले में चाय ज्यादा हो, लेकिन बालक जब गिलास दोनों देखेगा तो बड़का वाला गिलास पहले थामेगा, भले उसमें कम चाय हो, लेकिन उसे पहले थामेगा, क्योंकि उसे ये पता नहीं होता है, मतलब उसे सही अनुपात का ज्ञान नहीं होता है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। वो तो बड़का देख करके बड़का दौड़ेगा लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें सही अनुपात का ज्ञान नहीं होता है। भले ही चौड़े वाले में ज्यादा चाय हो, लेकिन लेगा वो बड़का वाली गिलास, है ना। इसमें क्या होता है, बालकों को सही अनुपात का ज्ञान नहीं होता है, सही आकार का ज्ञान नहीं होता, सही क्रम का ज्ञान नहीं होता है। बालक कहीं ना कहीं गड़बड़ा देता है चीजें। ठीक है, अगर उसे जो है 2 किलो रुई रख दीजिए एक जगह पे, 2 किलो रुई और 2 किलो का बटखरा रख दीजिए। अब उसे 2 से 7 वर्ष के बालक से पूछिएगा कि इसमें से कौन सा वजन है, ठीक है, कौन सा वजन है, ठीक है, वो तुरंत बता देगा कि रुई ज्यादा वजन है, क्योंकि उसका स्पेस ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, इसमें सही आकार अनुपात का ज्ञान नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। बीबीआई है। वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, वो चीजें हर एक चीजें उसे अस्थायी दिखने लगती हैं। ठीक है, वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। आगे बात करते हैं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन करने लगता है। नीचे दिखाई दे रहा है ये निर्जीव वस्तुओं का सजीव चिंतन नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा निर्जीव वस्तुओं का सजीव चिंतन। हर एक निर्जीव चीजें उसे सजीव दिखाई देने लगती हैं। पंखा चलता रहता है, वह कहता है, अपने मम्मी से पूछता है, यार पंखा हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है, लगातार चलता है ना। तब आप उसे बताएंगे, नहीं बेटा पंखा मशीन है ना, ये लाइन से चलता है। लेकिन वो तब भी अनुभव करेगा, यार हम लोग दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, पंखा हमारे लिए दिन रात चलता रहता है ना। ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर आती रहती है। ठीक है, अच्छा, एक काम वस्तु अस्थायित्व का भाव में आप लोगों भी एक काम किए होंगे, हमने तो किया है। वस्तु अस्थायित्व का भाव मतलब हम हमारे घर के इर्द गिर्द में जितने मकान थे, जब हम इस अवस्था में रहे थे, तो हमें आज भी याद है कि हम जो है सूर्य भगवान को अपने घर ला करके स्थापित करते थे। कैसे? हम दौड़ के जाते थे उनके, मतलब कि अपने घर से 100 मीटर दूरी पर एक लोगों का घर है, मैं वहां पे दौड़ के जाता था, सूर्य भगवान हमारे साथ चलते थे, है ना। पहुंच जाता था, भाई हम आपके घर पे सूर्य भगवान है, चलो हम लेके चलते हैं अपने घर। तो दौड़ते आते थे तो हमारे घर सूर्य भगवान चले आते थे। एक काम आपने किया है कि नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने किया है। वस्तु अस्थायित्व का भाव यही होता है, हर एक चीज को अस्थायी बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो हर एक चीज आपके साथ चलती प्रतीत होती है ना। आगे बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सही आकार, क्रम या संक्रिया या तर्क वगैरह का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन व तर्क की शुरुआत हो जाती है। अब बालक जो है चिंतन और तर्क करने लगता है। अब बालक को आप मूर्ख नहीं बना सकते। 7 से 11 वर्ष में बच्चा पहुंच गया है भाई, उत्तर बाल्यावस्था पार कर चुका, या बाल्यावस्था के अंतिम चरण में अब बच्चा पहुंच चुका है, इसमें बालक को आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। चिंतन और तर्क की शुरुआत कर देता है। कोई भी काम आप उसे देंगे, उसे तुरंत बोलेगा क्यों करना है ना, आपसे तुरंत पूछेगा ये काम हमें क्यों करना है। उसमें क्या और क्यों की जो प्रश्न होते हैं लगातार बढ़ने लगते हैं। और जब बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है तो क्या और क्यों नहीं, उसके मतलब उसका प्रश्न कैसे में हो जाता है, क्या और क्यों खत्म हो जाता है, तब पूछता कैसे, है ना। थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का सोचने लगता है। यहां पर चिंतन और तर्क की शुरुआत हो जाती है। यहां पर चिंतन तर्क की प्रारंभ नहीं हुआ था, यहां पर हो जाता है। दिन, तारीख, समय, महीना आज बताने लगता है। उसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पूछिए बताने लगता है। यहाँ का भी बच्चा आप तो खास बताने लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो जीन पियाजे ने बताया है, जीन पियाजे साहब ने ये यहाँ बताया है। ठीक, अब तो कक्षा 4 साल के बच्चे को जबरदस्ती ठोंक करके रटवाते हैं, भाई याद कर, तुझे शर्मा जी के लौंडे से आगे जाना है। बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, नहीं करना चाहिए सब चीज़ें। दिन, तारीख, समय याद बताने लगता है। सही अनुपात का ज्ञान हो जाता है। अब उसे जो है 2 किलो आप रुई दे देंगे और 1 किलो का बटखरा दे देंगे, 2 किलो का बटखरा दे देंगे, वो तुरंत बता देगा कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। ठीक है, उसे टच नहीं करना पड़ेगा, तब भी बता देगा रुई हल्की है क्या है। ठीक है, तो सही अनुपात का ज्ञान हो जाता है। गणितीय संक्रिया प्रारंभ कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। यहाँ गणितीय संक्रिया प्रारंभ नहीं करता है, यहाँ गणितीय संक्रिया प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अस्थायी मान वगैरह, स्थानीय मान वगैरह यहीं पर निकालना बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात इसमें जो है मूर्त ही चिंतन करता है। जो चीजें उसके सामने दिखाई देंगी उस पर चिंतन करेगा।
लेकिन जो चीज़ें सामने नहीं दिखाई दे रही उस पर चिंतन नहीं करेगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है। इसमें बालक किशोरावस्था की तरफ चला जाता है। आप सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था क्या होता है। किशोरावस्था में जो बच्चे होंगे, जो बच्चे आप लोगों ने पार करके आया तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। बालक जो है भविष्य के प्रति चिंतन शुरू कर देता है ना। बालक क्या करता है, भविष्य के प्रति चिंतित होने लगता है। अमूर्त चिंतन, जो समस्याएं उसे नहीं दिखाई दे रही हैं उस पर भी वह चिंतन करने लगता है, ठीक है। स्मरण एवं मनन प्रारंभ कर देता है, किसी चीज का मनन करता रहेगा। कोई समस्याएं उसके सामने है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलता है, पूर्व मूर्त संक्रियात्मक में नहीं चलता है। यहाँ उसके दिमाग में कोई समस्या है तो उसके दिमाग में घर कर जाएंगी, लगातार दिन रात उसी के बारे में सोचता रहेगा। सोचना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। आगे बात करते हैं, मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो चुका होता है इस समय। मानसिक विकास का पूर्ण मतलब मानसिक जो योग्यताएं होती हैं उसका पूर्ण विकास इस समय हो चुका होता है, ठीक है। तो यही थी जितनी चीजें मैंने लिखा है। यहां पर एक चीजें मैंने लिखा है स्कीमा, है ना। स्कीमा क्या होता है अभी मैं बाद में बताता हूं, लेकिन एक बार आप इसे क्लियर कर लीजिए। मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दिया है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 18। आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें बालक जो है प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहता है ना। संवेदी मतलब इंद्रियों से ही हर एक कार्य को करना चाहता है। खिलौने के पकड़ना वगैरह जानता है, ठीक है। परिचितों को देख करके मुस्कान करता है, अपरिचित को देख करके डर जाता है, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संक्रिया से पहले अर्थात सही अनुपात का ज्ञान नहीं होता है, वह संक्रिया नहीं करना जानता है, ठीक है। वह जो है इसी में भाषा का विकास प्रारंभ। एक चीज में भूल गया, ठीक है। शिशु इसी में अहमवादी होता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो शिशु होता है वह जो है अहमवादी होता है। अहमवादी का मतलब क्या होता है, बच्चा केवल अपने आप को मानता है, ठीक है। बच्चा केवल अपने आप को मानता है, बाकी किसी को कुछ नहीं समझता। जो है हम है, बाकी हमारे सामने दुनिया खोखली है, ठीक है। तो शिशु अहमवादी हो जाता है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक। और मूर्त संक्रियात्मक में मूर्त चिंतन की शुरुआत, सही अनुपात का ज्ञान। अमूर्त में सब चीजें हो जाती हैं, पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। अब बात करते हैं मित्रों स्कीमा क्या है, ठीक है। स्कीमा आप सभी लोग, अगर मैं कल वाइगोत्स्की पढ़ाऊंगा तो लेव वाइगोत्स्की ने एक शब्द दिया था स्केप होल्डिंग, वो कल मैं बताऊंगा स्केप होल्डिंग क्या होता है। स्केप होल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना, ठीक है। जब आपको आपके बड़े जो है टेम्पोररी सहायता देते हैं उसे हम स्केप होल्डिंग कहते हैं। जैसे आप जब छोटे रहे होंगे तो आप साइकिल चलाने शुरुआत किए होंगे तो आपके पापा आपके भाई पीछे से साइकिल पकड़े हुए होंगे, ठीक है। कुछ दिन तक आपको साइकिल पकड़े रहे होंगे, धीरे धीरे आप साइकिल चलाना जान गए। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। इसके फोल्डिंग को हम सहारा बोलते हैं, इसके फोल्डिंग को हम पाड़ बोलते हैं, इसके फोल्डिंग को हम मचान बोलते हैं, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग का सीधा सीधा मतलब आपको टेम्पोररी सहायता दी जाए जिससे आप किसी चीज को अर्जित कर पाएं या किसी चीज को जान पाएं या किसी चीज को सीख पाएं या कोई अधिगम कर पाएं। तो लेकिन वो तो दिया था इसके फोल्डिंग किसने, वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। स्कीमा शब्द क्या है, स्कीमा किसने दिया था, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा स्कीमा किसने दिया था। स्कीमा जो है जीन पियाजे साहब ने दिया था। स्कीमा है क्या मित्रों, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। स्कीमा होता है बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है जिसे स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं, आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसे समझाता हूं स्कीमा होता क्या है। मित्रों ध्यान रखिएगा, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा ये होता है जैसे हमने किसी पहले किसी वस्तु को बालक देखा होता है, जैसे वह जो है काला काला कोयल, मतलब काला काला कोयल, वो एक बार कभी जीवन में अपने एक बार कोयल देखा है। अब कौवा उसने कभी देखा नहीं है। काला कौवा भी होता है, काला कोयल भी होता है, कोयल भी होती है ना। उसने कौवा नहीं देखा है, कोयल ही केवल देखा है। अब एक बार उसके सामने कौवा आ जाए तो वह दिमाग लगाएगा, यार मैंने ऐसा एक चिड़िया देखा था, है ना। कौन था दिमाग लगा करके सोचेगा, है ना। तब उसे समझ में आएगा यार मैंने कोयल देखा हुआ था। तो उस कौवे को जब तक तो उसे बताया नहीं जाएगा कौवा है तो कौवा तो कहेगा नहीं, लेकिन वो दिमाग लगा करके उस विषय वस्तु अर्थात जो चीजें उसके सामने दिखाई दे रही हैं, जो समस्या उसके सामने दिखाई दे रही है, उसे जो है पीछे वाली विषय वस्तु से जोड़ करके उसे बता देगा, उसका उत्तर दे देगा, है ना। कहेगा एक कोयल है, लेकिन होता नहीं है कोयल, वो तो होता है कौवा, क्योंकि वह नवीन ज्ञान। तो जब यही जो चीजें वो करता है अपने मस्तिष्क में जमा पूर्व धारणाओं से जोड़ करके जब नई अवधारणा उत्पन्न कर लेता है बच्चा, तो वही होता है स्कीमा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे स्कीमा क्या होता है और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझ गए होंगे। वीवीआईपी जो पॉइंट है मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ये चीज़ें यूपी टेट में पूछी जाती है, लेकिन सी टेट में ये सब चीज़ें पूछी जाती है ना, जहाँ जहाँ पर मैंने वीवीआईपी लगाया है। आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर मैं एक काम कर रहा हूं आपके लिए, आपके हित के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पे आपको भी चाहिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने मित्रों तक आप शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द यूपी टेट का सीडीपी का ए टू जेड निःशुल्क तौर पे मैं एक बैच लाने वाला हूं और सौभाग्य मेरे साथ रहा, भाग्य मेरा मित्र रहा, तो निश्चित तौर पे ए टू जेड बैच जो मैं जो लाऊंगा ना, वो एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा यूट्यूब के इतिहास में, ठीक है। शायद मेरी ये कल्पनाएं कहाँ तक सही होती हैं, कहाँ तक यह चरितार्थ होती हैं, वह समय बताएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करूंगा। और किसी भी वीडियो में मैं ऐसा नहीं करता हूं कि मैं अपना 90% दे रहा हूं, हर एक वीडियो में अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूं, बाकी वह समय के हाथ में है और आप ही हैं थर्ड अंपायर। आप निश्चित करते हैं कि हम सही या गलत हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है कि कौन यूट्यूबर नहीं बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति यूट्यूबर बनना चाहता है। हर एक व्यक्ति जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पढ़ा रहा होगा, लेकिन उसकी वीडियोज पर लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अपने आप को वह साबित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन थर्ड अंपायर के रूप में जो आप सब लोग बैठे हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यह मेरी सबसे बड़ी सफलता है, यही खुशी भी है, ठीक है। 2 बच्चा देखे, 4 बच्चा देखे, 10 बच्चा देखे, लेकिन आपका एक जो सकारात्मक कमेंट आता है ना, सकारात्मक कमेंट हमें और अच्छी तरीके से मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मैं भी चाहूँ तो यह वीडियो जो है 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त कर सकता हूँ कॉपी पे लिख करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। लेक्चर वीडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। आखिरी में अपनी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जब जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आज आपके जीवन में संघर्षों की काली रात चल रही है तो निश्चित तौर पर सफलता का सूर्योदय आपके शरीर पर चमकता हुआ जरूर दिखाई देगा। माता पिता के सपनों को आप जरूर साकार करेंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज अगर आप संघर्ष के दौर में चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला समय, अगर आपने शिक्षा को नहीं छोड़ा तो, अगर आपने शिक्षा को छोड़ दिया तो आप, हो सकता है कि आप अगर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आप बर्बादी के रास्ते पर भी जा सकते हैं। मैं ये चीजें सीधे सीधे क्यों बोलता हूं कि आप बर्बादी के रास्ते पर जा सकते हैं? क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के पास न तो इतना पैसा होता है बिजनेस डाल करके अपने आप को सकारात्मक तौर पर खड़ा कर पाए, ना ही उसके पास ऐसा कोई सहारा होता है कि वह जो है अपने आप को एक समाज में प्रतिष्ठित स्थान पर लेके जा पाए। शिक्षा ही मध्यम वर्गीय परिवार के पास एक हथियार होता है जिससे वह अपनी दिशा और दशा को दोनों बदल पाता है, अपने पारिवारिक स्थिति को बदल पाता है। बिना शिक्षा के मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं भी खड़े होंगे, आपको कभी पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा, अगर आपके पास बेहतरीन शिक्षा है तो आप विश्व में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, भारत में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, अपने समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो निश्चित तौर पे मैंने शिक्षा को ग्रहण किया है, तभी जाकर के मैं जीन पियाजों को आपके सामने दहाड़ करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से अपने जीवन में करने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।